ऐसे योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको कारगिल युद्ध में 12 गोलियां लगने के बाद भी वह अपने दुश्मनों से अपने देश के लिए लड़ते रहे। 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले टाइगर हिल के टाइगर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव के बारे में। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला औरंगाबाद अहीर गांव के एक फौजी परिवार में हुआ था। पिता का नाम करण सिंह यादव और माता का नाम संतरा देवी। योगेंद्र सिंह के पिता करण सिंह यादव भी भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट में थे। उन्होंने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। बचपन से ही पिता से 1962 भारत चीन युद्ध, 1965, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानियां सुन के बड़े हुए योगेंद्र सिंह यादव बचपन से ही भारत के लिए कुछ कर गुजरने का जोश रखते थे। वह बचपन से ही भारतीय सेना में जाना चाहते थे। योगेंद्र सिंह यादव जब 15 साल के थे तब उनके बड़े भाई जितेंद्र सिंह यादव का भारतीय सेना में भर्ती हो गया और उन्होंने योगेंद्र से भी भारतीय सेना में शामिल होने का पूछा। अपनी मातृभूमि के लिए जबरदस्त प्यार और राष्ट्र के लिए कुछ कर पाने का सोच योगेंद्र ने तुरंत भारतीय सेना में शामिल होने के लिए हाँ कर दिया। फिर उन्होंने भारतीय सेना चयन की परीक्षा दी और अपने पहले प्रयास में ही सफल हो गए। जून 1996 में योगेंद्र सिंह यादव ने भारतीय सैन्य अकादमी में दाखिला ले लिया। योगेंद्र सिंह यादव 16 साल 5 महीने की उम्र में ही भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। 27 दिसंबर 1997 को योगेंद्र सिंह यादव भारतीय सेना के 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हो गए। साल 1999 में जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तब योगेंद्र शादी करने के लिए अपने घर छुट्टियों पर गए हुए थे, परंतु शादी के ठीक 15 दिन बाद ही योगेंद्र को वापस अपनी पोस्टिंग कश्मीर वैली में आना पड़ा और वापस आने का कारण द्रास सेक्टर के ट्रोलिंग पहाड़ी पर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किए गए कब्जे से पहाड़ी को मुक्त करवाना था। पूरे 22 दिन के गुत्थम-गुत्था लड़ाई के बाद बटालियन के 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोने के बाद 12 जून 1999 को ट्रोलिंग पहाड़ी पर सफलता हासिल हुई। इसी 22 दिन के युद्ध में योगेंद्र और उनके दोनों साथियों का काम टुकड़ी को लगातार एम्यूनिशन और राशन पहुंचाना होता था और उन्होंने बहुत मेहनत से ये काम पूरा किया था। उनकी यही मेहनत और उनकी मजबूत शारीरिक और मानसिक बल देख उन तीनों को घातक प्लाटून के टुकड़ी में नियुक्त किया गया। इसी सफलता को देखते हुए द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल का नया मिशन घातक प्लाटून के टुकड़ी को दिया गया। इस टुकड़ी में योगेंद्र सिंह यादव भी शामिल थे। इस मिशन में 16,500 फीट ऊंची पहाड़ी को पाकिस्तानी आर्मियों के कब्जे से छुड़ाकर भारत का झंडा फिर से वहां पे लहराना था। 12 जुलाई 1999 को योगेंद्र की टुकड़ी ने पहाड़ी पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। युद्ध भूमि कहीं 1000 फीट ऊंची थी, इसीलिए वे रात को चढ़ना सही समझते थे। अगर वो दिन में चढ़ाई करते तो पाकिस्तानी सेना दूर से देखकर हमला भी कर सकती थी, परंतु फिर भी दुश्मनों ने ऊंचाई का फायदा उठाकर अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर दिया और इस हमले में बहुत सारे जवान शहीद हो गए। लेकिन योगेंद्र सिंह यादव को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी। कुछ दिनों बाद जब योगेंद्र सिंह यादव अपनी युद्ध भूमि में पहुंचते हैं, उन्होंने पहुंचते ही दुश्मनों के ऊपर धावा बोल दिया और उनके बंकरों को तबाह कर दिया। लेकिन यह देख कुछ दूर मौजूद दूसरे बंकर पर छिपे दुश्मनों ने ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। इस भारी गोलाबारी में उनके कई और साथी भी शहीद हो गए। योगेंद्र की टुकड़ी में बहुत ही कम लोग बचे हुए थे और उनकी एम्यूनिशन भी लगभग खत्म ही हो चुकी थी। इसीलिए तय किया गया कि कोई भी अब फायरिंग नहीं करेगा। वे सही समय का इंतजार कर पत्थरों के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद जब दुश्मनों को लगा कि योगेंद्र की टुकड़ी शायद खत्म ही हो चुकी है, वे थोड़े सुस्त हो गए और अपनी तसल्ली के लिए आगे आ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर योगेंद्र समेत सभी भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों पर हमला कर दिया। इस हमले में इत्तेफाक से एक पाकिस्तानी सैनिक भाग निकला, जो आगे जाकर अपनी पाकिस्तानी सैनिकों को योगेंद्र और उसकी टुकड़ी की जानकारी दे चुका था। उसे देख पाकिस्तानी ऑफिसर ने भारतीय फौज को आगे आने से रोकने का आदेश दे दिया। वे पूरे तैयारी के साथ
आगे बढ़े और छिपकर योगेंद्र और उनके अन्य साथियों का पास आने का इंतजार किया। जैसे ही वो पास पहुंचे, उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। योगेंद्र के सारे साथी अब शहीद हो चुके थे। उनको भी 10-12 गोलियां लगी थी। वे लगभग खत्म से ही हो चुके थे, लेकिन सांसें अभी भी चल रही थी। दुश्मन को पास आता देख उन्होंने मरने का नाटक किया और दुश्मन उन्हें मरा समझ आगे बढ़ गए। शायद दुश्मन की यही सबसे बड़ी गलती थी, जिसका फायदा उठाकर योगेंद्र ने जेब से ग्रेनेड निकाला और दुश्मनों के ऊपर फेंक दिया। पाकिस्तानी आर्मी को लगा कि भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी वहां पर पहुंच चुकी है और वे वहां से भाग निकले। इस लड़ाई में योगेंद्र पूरी तरीके से घायल हो चुके थे। वे चलने की भी हालत में नहीं थे। उनका बायां हाथ टूट चुका था। फिर भी उन्होंने हौसला बनाए रखा। उन्होंने हिम्मत करके पहाड़ी के नीचे हिंदुस्तानी सैनिकों के पास पहुंच गए। उनकी हालत देख सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। इसके पहले कि उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाता, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की सारी जानकारी भारतीय सेना को सौंप दी। योगेंद्र सिंह यादव से पाकिस्तानी सैनिकों की सारी जानकारी पाने के बाद भारत सेना बड़े सावधानी से और सतर्क रहकर टाइगर हिल पे सारे दुश्मनों को मार गिराया और फिर आखिरकार टाइगर हिल पर भारत का झंडा फिर से लहराया गया। हालांकि योगेंद्र सिंह यादव को 12 गोलियां लगी थी, लेकिन वह अपनी कर्तव्य निभाने में पीछे नहीं हटे और देश के लिए शक्तिशाली वीर सैनिक का सबसे बड़ा उदाहरण बन गए। इसी शक्तिशाली वीरता और निडरता के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राम मंदिर के ऊपर आपका क्या कहना है? राम मंदिर बन रहा है, पुराना मंदिर है, टूटा फूटा मंदिर था, हजारों साल से बिखरा पड़ा था। उसको मोदी की सरकार पुनः बना करके निर्माण करके यहाँ के हिंदुओं को विरासत को देने का काम मोदी सरकार किया है। तो सारा श्रेय मोदी जी को जा रहा है और गया है। और मोदी जी सरकार जो अच्छा कर रहे हैं, देश अच्छा चला रहे हैं, उनको हम लोग बहुमत से जिताएंगे। और मोदी सरकार का कंपेयर में कोई नहीं, सब ये सब जो जितना ठगबंधन गठबंधन वाले इंडिया अलायंस वाले एक मंच पर आ गए ना, इनकी जो है ना अब जान गए हैं कि अब इनका जो है ना दाल गलने वाला नहीं है। और जनता जो है ना, आज का जनता जागरूक हो चुकी है। 2024 में इनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी। जैसे जनता ये कह रही है कि पैसा सारा जनता का लगा, मेहनत सारी जनता की हुई, बलिदान जनता ने दिया, लेकिन श्रेय ले जा रही है बीजेपी, तो उस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, मैनिफेस्टो में उनका जो आइडियोलॉजी है ना, शुरू से जब एक सीट था ना भारतीय जनता पार्टी का, उसी समय से वो कहते आ रहे हैं भाई कि कसम हम खाते हैं, कसम राम की खाते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। शुरू से बोलते आ रहे हैं, कोई नया थोड़ी है। कांग्रेस तुमको तो 70 साल चांस मिला, तुम कहीं नहीं किया। तुम्हारा भी तो हाथ में 70 साल सरकार था यहाँ भारत देश का। तुम तो उल्टा अगेंस्ट में किया, उल्टा भारत श्री राम प्रभु का अगेंस्ट में, तुम राम मंदिर का अगेंस्ट में क्या किया कि 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। तुमको तो मिला 70 साल चांस, और उसके बाद राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया, राम डज नॉट एग्जिस्ट बताया। ये जो है ना कपिल सिब्बल आए दिन जो है वो लेकर के और हलफनामा पहुंच जाता था सुप्रीम कोर्ट में। हाँ भाई, राम मंदिर जो है ना पेंडिंग रखो, इसको लटकाओ, आने वाला चुनाव प्रभावित होगा। तुमको तो चांस मिला, तुम ये सब नौटंकी किया। आज तुमको जनता नकार चुका है। 2024 में कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगा तुमको। और सब देखिए, 140 साल बूढ़ी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसका पैर जो है ना कब्र में लटक चुकी है। अब सारा देश जो है ना ऐसे हाथ, आज युवा पीढ़ी जो है भारत का हाथ उठा के कह रहा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी। तो जान चुका है ये ठगते हैं। और अल्पसंख्यक को एक कोर वोटर जिनको बताते हैं, उनको ये यूज करते हैं। ये जानते हैं कि यही लोग मेरे लिए लड़ेंगे, यही लोग मेरे लिए रोड पर आएंगे, मार खाएंगे, जेल जाएंगे। उनको यूज किया है। आज जो है ना पत्थर पकड़ाने का खाली काम किया है अल्पसंख्यकों को, और जो है ना मैंने उससे आगे बढ़ने नहीं दिया। आज कहाँ है डॉक्टर सुलेमान, आज कहाँ है डॉक्टर अब्दुल, अब इंजीनियर कहाँ है? वैसा वो सब पढ़ने लिखने नहीं दिया। आज मोदी की सरकार कंप्यूटर पकड़ा रही है, लैपटॉप पकड़ा रही है, आज आगे बढ़ने के लिए कलम पकड़ा रही है, पढ़ने लिखने के लिए बोल रही है, प्रोत्साहित कर रही है। देश हमारा तरक्की करेगा।
एक बात ये भी तो देखने वाली है कि हमारे देश के जो चारों शंकराचार्य हैं उन्होंने आने से मना कर दिया है, तो कुछ तो बात होगी उसके ऊपर। शंकराचार्य जी चारों जो है ना, वो असली शंकराचार्य जो हैं, उनको मैं श्री चरणों में सादर नमस्कार करता हूं। वो कभी भी हिंदू विरोधी काम नहीं करेंगे, श्री राम प्रभु का अगेंस्ट में कभी नहीं जाने वाले हैं। ये विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है ना, साजिश कर करके ये इनको ढाल बना करके सामने खड़ा कर दिया कि ताकि हिंदू दो फाड़ हो जाए, इन लोग आपस में लड़ मरे और राम मंदिर का ओपनिंग में जो है ना खलल पड़े। क्यों? तो इसलिए जो है ना, ये तथाकथित शंकराचार्य एक्टिव हो गए हजारों की संख्या में। लेकिन शंकराचार्य का कहना है जब तक मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है, तो आप कहां तक सहमत हो? बता रहा हूं, तथाकथित शंकराचार्य एक्टिव हो गए हैं। एक कांग्रेसी टूल किट है, वो एक्टिव हो गए हैं। जैसे एक बार मोदी सरकार बोले थे, मोदी जी बोले थे मैं भी चौकीदार, तो लाखों आदमी बोलने लगे थे भारत का कि मैं भी चौकीदार। वैसे ही शंकराचार्य जी को जैसी टूल किट बना के खड़ा किया, उनको लेकर के, उनका नाम लेकर के खड़ा किया कांग्रेस ना, उनका नाम आगे लाया ना, तैसी हजारों कांग्रेसी खड़ा हो गए मैं भी शंकराचार्य, और वही बदमाशी कर रहे हैं। असली वाला जो शंकराचार्य है, जो मंचासीन है, उनसे कोई हमारा शिकायत नहीं है, वो पूजनीय है, उनको मैं सादर नमस्कार करता हूं। उनके तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है। और आधा अधूरा मंदिर नहीं है, मंदिर का काम जो है लगातार अभी 5 साल तक चलेगी। तो 5 साल तक हम लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। मंदिर में अगर रसोई घर बन गया, अगर मंदिर में अगर गर्भगृह बन गया, अंदर का कंप्लीट हो गया, मतलब तो हर चीज अगर बन गया तो विपक्ष का कहना है मोदी जी को डर है कहीं 24 के इलेक्शन के बाद उनका पत्ता ना साफ हो जाए, इसलिए पहले ही प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। गर्भगृह बन गया कोई भी मंदिर का ना, भव्य रूप से अंदर अंदर बन गया, तो आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं और विद्वानों की देखरेख में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका चाल है, मनसा है कि 5 साल तक प्रतीक्षा करो। 5 साल बाद अगर मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो बोलेगा अभी ऊपर का काम नहीं हुआ। ऊपर जब बन जाएगा तो बोलेगा मार्बल नहीं लगा। मार्बल जब लग जाएगा तो इस टाइप से जो है ना, इस टाइप से हरकत करते रहेंगे। अब उनकी मनसा को हमारी जनता जान चुकी है, वो अपना मनसा में सक्सेस होने वाले नहीं है। एक तरफ कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया, दूसरी तरफ आज मणिपुर से राहुल गांधी ने यात्रा प्रारंभ करी है, उस पर क्या बोले? जहां जहां राहुल जाएंगे वहां वहां हारेंगे। खाली ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। उनका जो है ना, माने कोई औचित्य नहीं है। राम मंदिर जो है ना होके रहेगा, उद्घाटन भव्य उद्घाटन होकर के रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो है ना, नरेंद्र मोदी की साहब जहां जहां पेच फंस रहा था उसको अगर नहीं दुरुस्त करते तो राम मंदिर कभी नहीं मिलता जिंदगी में। तो राम मंदिर जो मिला है अहोभाग्य है। एक एक ईंट जो है ना वो गायब करवा दिया था मुगल की सरकार जो है। मुगल 800 साल राज किया, 200 साल कांग्रेस राज किया, 70 साल काले अंग्रेज उन्हीं के द्वारा बनाया गया पार्टी जो है ह्यूम के द्वारा, वो 70 साल वो राज किए। लेकिन करे क्या किए, क्या खाली राम विरोधी काम किए। हाँ, लेकिन आज का जनता जागरूक हो चुकी है। एक एक ईंट को खोज करके दूध और गंगा जल से शुद्धिकरण करा करके और विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करा करके और एक एक ईंट को सोना में ढाल करके भव्य माने पुनः निर्माण करने का कार्य मोदी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो हम हमेशा कर्जदार रहेंगे। इसके लिए हम मोदी जी को 400 प्लस वोट दे करके जिता करके उनको पुनः गद्दी पर बैठाने का कार्य करेंगे। जो कि उसके बाद मोदी जी के बाद योगी जी तो जानते ही हैं, योगी जी का मॉडल तो अभी तो बम है। वहाँ देखिए माफियागिरी जो है खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गया उनका, है ना। उत्तर प्रदेश में आज यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो यह है योगी मॉडल। तो हम उनको वोट देंगे, उनको जिताएंगे। अभी जैसे हमने देखा पहले अखिलेश यादव के पास निमंत्रण गया तो उन्होंने ठुकरा दिया कि मैं ऐरे गहरे के हाथों से निमंत्रण नहीं लूंगा। लेकिन अभी कल ही खबर आई कि अखिलेश यादव ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और उन्होंने कहा है उद्घाटन के बाद मैं सह परिवार वहां पे जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं समझ गए कि इसके पीछे वोट बैंक का हाथ अच्छा खासा उन्हें मिल सकता है? उनको पता चल गया है, नब्ज टटोल लिए हैं कि राम के बिना उद्धार नहीं होने वाला है। अभी देखिए ना, 15 साल तक इनको वोट मत दीजिए, सपा को वोट मत दीजिए, कांग्रेस को वोट मत दीजिए। एक माने हनुमान चालीसा सुनाएंगे एक एक कांग्रेसी, जो से जय श्री राम कहने से कतराते हैं ना। जय श्री राम अपना स्टेज पर कभी नहीं बोलते सुने होंगे। वंदे भारत माता की जय इनको अपने स्टेज पर कभी नहीं बोलते सुने होंगे। ये जय श्री राम बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, भैया मेरे को पूरा याद है हनुमान चालीसा, कहीं नहीं रुकूंगा। ये चिल्ला चिल्ला के 15 साल खाली वोट मत दीजिए कांग्रेसियों को। तो ये जो है ना कांग्रेसी लोग जो है ना, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। इनको 15 साल तक वोट मत देना। देखना कैसे चिल्ला चिल्ला के सुंदर कांड सुनाएंगे पूरा। देखना 1 घंटा का, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा का सुंदर कांड होता है। सुंदर कांड कंठस्थ याद करके आएंगे, सुनाएंगे तेरे को। तो आप जब भी आपका दरवाजा पर एक कोई कांग्रेसी आए ना वोट मांगने के लिए, तो आप एक ही सवाल करना, चिल्ला करके पूछना, अरे कांग्रेसियों तुमने राम मंदिर को काल्पनिक क्यों कहा? श्री राम प्रभु का मंदिर का अगेंस्ट में 25 वकील की फौज क्यों खड़ा किया? पहले यह जवाब दो। और उसके बाद में
अगर सपा का कोई आदमी आ जाए, मुलायम सिंह का और अखिलेश का कोई आदमी आ जाए वोट मांगने के लिए, तो उससे जरूर पूछना कि जो है ना राम भक्तों पर गोली क्यों चलवाया, जरूर ये पूछना जरूर। फिर एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा मुद्दा लोग कहते हैं कि जातियों में या धर्मों में बांट दिया जा रहा है, कि सिर्फ राम का नाम लेके एक धर्म को ही सपोर्ट करे जा रही है सरकार और दूसरे धर्म की तरफ कोई नहीं देख रहा। नहीं, ये 1070 साल से बिखरा पड़ा था मंदिर, वो नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। नया मंदिर, राम मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। ये हजारों साल पुराना टूटा फूटा मंदिर जो है ना बिखर गया था, एक एक ईंट गायब कर दिया था विधर्मी, उसको पुनः सजाने का कार्य मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। और हम कर्जदार रहेंगे, जन्म जन्मांतर तक कर्जदार रहेंगे, क्योंकि श्री राम प्रभु को हम लोग भी मानते हैं। 2533 बार गुरु ग्रंथ साहिब में नाम दर्ज है श्री राम प्रभु का। जब गुरु ग्रंथ साहिब जी, जब हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल में जब ओपनिंग हो रहे थे, जब वहां पर जो है प्रतिष्ठित हो रहे थे गुरु ग्रंथ साहिब जी, तब पहला पेज जैसे खोला गया ना, वहां पर राम का नाम आया। संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। तो श्री राम प्रभु वो हैं। आप कोई भी काम करिए ना, श्री राम प्रभु का नाम लेकर के अपना हृदय में धारण करिएगा ना, तो आपका काम जरूर सक्सेस होगा। लेकिन आपको धर्म में रह करके करना होगा। सभी काम जो है ना अधर्म में रह करके नहीं, धर्म में रह करके और सिस्टम से करना होगा, तभी आपका काम सक्सेस होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो मस्जिद के लिए भी जगह दी थी, लेकिन बीजेपी उसको क्यों नहीं हाईलाइट कर रही है, सिर्फ राम मंदिर को ही क्यों उठा रही है? देखिए, आज जो है ना ये 1070 साल पुराना जो है ना ये मंदिर बिखर गया था, टूट गया था। एक एक करके सब काम करेंगे। मुस्लिम भाई के भी लिए भी काम होगा। मुस्लिम भाई जो बोल रहे हैं उनका भी हर मनोकामना पूर्ण होगा। हम वहां भी जाएंगे जहां जहां मुस्लिम भाई का पेच फंस रहा है, उसको भी हम लोग क्लियर करवाएंगे, हम लोग साथ देंगे। नहीं, वो तो क्लियर हो गया ना कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मस्जिद बनने की वहां पे आशंका जताई जा रही, तो आप जाएंगे उसके उद्घाटन? देखिए, वहां पर जाने से कुछ नहीं होगा। हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए ना वहां पर अल अक्सा मस्जिद जो है ना उसको उद्धार कराएंगे, समय पड़ी तो। लेकिन उसके लिए यहाँ का सनातनियों का, यहाँ के हिंदुओं का दिल जितना जरूरी होगा, मुसलमान भाइयों को वहां पर जाकर के मुसलमान भाइयों को, हिंदुओं को अपने साथ लाना होगा। मोदी सरकार को जिताना होगा, तभी मोदी जी कूटनीति कर करके अल अक्सा को उद्धार करा सकते हैं। जैसा आपने देखा हो, कुछ बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं कि जब ये सरकार चली जाएगी, हमारी सरकार आएगी, मंदिर तोड़ के दोबारा मस्जिद बना देंगे। देखिए उस टाइप का जो कुछ छुटभैये नेता इस टाइप का बयानबाजी अगर नहीं करेंगे ना, तो उनका फॉलोवर्स उनको सिराकों पर कैसे बैठाएंगे? उनके लिए लड़ाई कौन करेगा? उनके लिए रोड पर कौन आएगा? उनके लिए जेल कौन जाएगा? उनके लिए मार कौन खाएगा? उनके लिए यूज कौन होगा? तो ये इन लोग यूज करने वाले हैं। इनको देंगे कुछ नहीं, झुंझुना खाली पकड़ा देंगे, बाकी इनका कीमती वोट ले लेंगे। 5 साल तक इनको नचाते रहेंगे। शुरू से ये तुष्टिवाद का राजनीति करते आए हैं, परिवारवाद, जातिवाद। आपको अखिलेश जी का परिवार को अगर सुखी देखना है तो आप उनको अखिलेश जी को वोट दे सकते हैं। अगर राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का, उनका रेहान वाड्रा और मारिया वाड्रा, क्या नाम उनका, रेहान और उनका एक बेटी है ना, उनका रेहान वाड्रा और क्या वाड्रा, उनको अगर आप सुखी देखना चाहते हैं, उनको हवाई जहाज में घूमते देखना चाहते हैं, उनको घर, बिल्डिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, माला माल होते हुए देखना चाहते हैं, तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए। अपने परिवार को अगर माला माल होते हुए वोट देखना चाहते हैं, अपना परिवार अगर आपका सुखी रहे, दो ही चीज तो होता है, जान और माल। जान और माल सुरक्षित अगर रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। सपने सजा के बैठे थे सुहाग रात के, दुल्हन उठा के ले गए 2 लौंडे गुजरात के। शीला दीक्षित और कांग्रेस वालों को अगेंस्ट आके जिसने राजनीति शुरू की, और वो आज के टाइम पे कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर सकता है, ये सोच ही नहीं सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सामाजिक जागरण न्यूज में। आज हम केंद्र में कैनॉट प्लेस पे मौजूद हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे कि देश में क्या सियासी हलचल चल रही है और कौन से मुद्दे हैं जिनके सहारे 2024 में सरकार बनने वाली। उससे पहले मेरी बात सुनो। हाँ। कितने खड़े हैं यहाँ पे? सब बेरोजगार हो? बिल्कुल नहीं, सब बेरोजगार तो नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं? यहाँ पे बताओ, बेरोजगार है। अगर आपके अंदर काबिलियत है ना, तो ना कहीं भी चले जाओ, किसी की भी सरकार आ जाए, बेरोजगारी होगी ही नहीं। बेरोजगारी नहीं होगी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मेरी बात सुनो, आपने दिल्ली में खड़े हो, नोएडा में ना लोग खड़े हैं बेरोजगारी के लिए। नौकरी.com पे जाके देख लो, इतनी रोजगार है ना, काबिलियत हो तो रोजगार मिलेगा। ये नहीं कि लेकिन ये कहाँ तक सच है कि ये कहाँ तक सच है कि पद के लिए, किसी भी भर्ती के लिए इतने पद निकलते हैं, 5 पद निकल रहे हैं और उसमें इतने लोग भर रहे हैं, और कई भर्तियां तो निकल ही नहीं रही है। भर्ती को छोड़ो ना, यहाँ पे जॉब इतना है, आपको कहीं स्टाफ नहीं मिलेगा। हर कंपनी ढूंढती है, कहीं नहीं मिलेगा।
रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होता है, प्राइवेट भी होता है। हम 9वीं फेल हैं, हम 1 लाख रुपए कमाते हैं। और बताओ, सुनो आप कह रहे हो कि कम भर्तियां निकल रही हैं, आपकी कंपनी होगी, जब आपको 4 लोगों की जरूरत हो 50 भर्ती निकाल दोगे? हैं? जरूरत तो रोजगार की होगी। रोजगार कैसे बढ़ेगा ये बताइए भाई। आज से 4 साल 5 साल पहले आप यहाँ होते थे, इतने पत्रकार होते थे? कितने पत्रकार? रोजगार बढ़ रहा है ना? नहीं, अगर तुम्हारा रोजगार नहीं है तो बताओ मेरे को। एक इतना बड़ा चैनल जो है वो यहाँ पे पटरी पे आगे बहस करवाता है। रोजगार बढ़ रहा है ना? ये जो कमा रहे हैं सब, ये रोजगार नहीं है क्या? सामने वाले की तो सुनना चाहिए। बताइए, रोजगार ये कह रहे हैं कि हम पत्रकार यहाँ पे इकट्ठा हो गए, बेरोजगारी का वो रोजगार तो हम बहुत पहले करते हुए चला रहे हैं। हम तो सब काम करते हैं। इनसे पूछो रोजगार क्या चीज होती है? रोजगार और जीविका में अंतर होता है। 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 क्या अंतर होता है ये बताइए। अरे भाई, मैं देसी आदमी हूँ, इसको देसी तरीके से समझाता हूँ। समझाइए। अगर जिसके जो देसी तरीके से समझाऊंगा मैं। रोजगार, अगर रोजगार करने वाला होता है ना, अगर उसको रोजगार लगाना रोजगार थोड़ी ना होता है। क्या लगाना? ठेला लगाना रोजगार नहीं होता। अरे भाई, हमको मत दो रोजगार। हम नहीं पढ़े लिखे, हमको मत दो रोजगार। क्यों साइड में हो जाए? हमको नहीं रोजगार चाहिए। तो ठेला लगाए हम, जगह बैठा दे। कोई ठेला लगाने देता है? कोई प्रधानमंत्री को बनाओगे? फिर रोजगार तो रोजगार होता है, कैसा भी रोजगार हो। रोजगार तो रोजगार होता है, कैसा भी रोजगार हो। कमाल कैसे हो गया? रोजगार कैसे हो गया? काम होता है भाई। जैसे वो कुर्सी पे बैठ के करे देश का प्रधानमंत्री, या जमीन पे बैठ के छल्ली देख रहा। काम होता है भारत में, काम होता है भाई। कोई भी काम होता है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी काम होता है। जो बंदा अपना पूरी पढ़ाई पूरी करके आ रहा है, वो ठेले लगाएगा, वो सही कर रहा है, उसको काम मिल रहा है। 140 करोड़ की जनता है, सबको सरकारी नौकरी दे दे क्या? सबको सरकारी नौकरी। फिर सही रोजगार पढ़ाते नहीं पढ़ाते लिखाते किस लिए? सरकारी नौकरी के लिए। अगर पढ़ाते लिखाते सरकारी नौकरी के लिए ना, तो बिजनेस कर ले। सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाने से लिखाते हैं सब। नहीं, मैं एक भाई साहब चला रहे चुका रहा हूँ। आप रोजगार की बात कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप डेटा उठा के देखिए कि पिछले 2 साल में कितने पीएफ अकाउंट बढ़े हैं। वो रोजगारी तो है। अच्छा, पीएफ। लेकिन ये खबर आपने भी सुनी होगी कि जितनी भी भर्तियां निकल रही हैं, जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं निकल रही हैं। मैं भर्तियों की, आप रोजगार की देखो, रोजगार की अगर बात कर रहे हैं हम, रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा। जो काबिल है, हो सकता है कुछ नहीं भी मिल रहा हो, लेकिन मिल रहा है रोजगार। आप ये नहीं कह सकते कि रोजगार पर कोई काम नहीं हो रहा। परीक्षा पास करिए। पुलिस का हुआ, पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया। एक मिनट, पेपर लीक, पेपर अभी पिछली इसमें 2 पेपर लीक हुए, दोनों के अगेंस्ट कार्रवाई चल रही है। ये पेपर लीक जो हुए ना, वो होते हैं यूपी में। क्यों होते हैं? क्या? 1 मिनट, यूपी आप, अरे लगभग सुनो, अभी पहली बार पेपर लीक हुए हैं, गलती है उन्होंने, उसके अगेंस्ट पूरा कार्रवाई चल रही है। पेपर लीक हुए तो पकड़ा गया, उसके अगेंस्ट कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही है, कह रहे हैं। तो कार्रवाई करो, कब तक होएगी वो? देखेंगे कब तक होएगी, कब तक होएगी। उन्होंने देखो, मैं ना तो क्या नाम है तुम्हारा एसएससी का, किसी का भी कोई वो हूँ मिनिस्टर, लेकिन हाँ उन्होंने, अरे तो ये तो कार्यवाही में टाइम लगता है ना। उन्होंने रद्द कर दिया उसको, उनके अगेंस्ट कमीशन बैठी हुई है। क्यों हो गई पेपर लीक? अरे यार, वो तो क्यों हो गई? ये गलती किसकी? 1 मिनट, पेपर लीक हुआ। पेपर देखो, ये पेपर जो लीक हुआ है ना, वो लीक भी मैं और तुम जैसे ही करते हैं। सबको ईमानदार, केवल गवर्नमेंट की ईमानदार रहने से कुछ नहीं होगा। हम और आज भी आके सुनो 1 मिनट, आप हमारे साथ में यही है कि हम केवल अपने राइट्स की बात करने लगते हैं, ड्यूटीज की कोई बात ही नहीं करता। किसकी बातें नहीं करता? ड्यूटी की हमारे कुछ कर्तव्य भी है, केवल हमारे अधिकारी नहीं भरे पड़े हैं। मतलब ये भैया पेपर लीक की बात कर रहे हो? सुनो यूपी के जौनपुर, प्रॉपर जौनपुर। हाँ, अखिलेश नौकरी मिल जाती, लेकिन सुपाल चाचा भी नहीं है, इसलिए नौकरी नहीं मिली। बस हमें लग रहा है हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा ये था, यहाँ पे सभी बातें कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है 2024 में, विपक्ष उस पे आरोप ये लगा रहा है कि वो तानाशाही की ओर बढ़ रही है। एक सेकंड, पूरी बातें सुन लीजिए। वो तानाशाही की ओर बढ़ रही है।
ये इसका सबूत ये दिया जा रहा है कि जितनी भी दलें हैं, उनके जितने भी प्रमुख नेता हैं, वो बीजेपी में ट्रांसफर हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन का जो हाल है वो देख ही रहे हैं, टूट ही रहे हैं। इंडिया, हाँ बोलिए भाई। इंडिया गठबंधन वालों के लिए मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, ठीक है? सपने सजा के, अरे रुको तो, सपने सजा के बैठे थे सुहाग रात के, दुल्हन उठा के ले गए 2 लौंडे गुजरात के। शायरी और बयानबाजी में बीजेपी समर्थकों का और बीजेपी का कोई टक्कर नहीं है। शायरी आजकल खैर उसकी नहीं। आप जो बात कर रहे थे ना अभी कि दूसरे नेता बीजेपी में आ रहे हैं तो वो धुल जा रहे हैं। मैं एक चीज कह रहा हूँ, हमारे मैं बहुत ही सही चीज से जोड़ रहा हूँ, उसका सबका खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ पे संविधान में एक चीज है कि कोई आदमी कोई भी गुनाह करता है तो उसको सजा दी जाती है। अगर उसका चरित्र अच्छा होता है तो वो सजा कम भी हो जाती है, उसको पहले रिलीज कर दिया था। मीन्स हर एक आदमी को अपने अंदर सुधारने का मौका मिलता है। किसी की भी विचारधारा कभी भी बदल सकती है। अगर वो विचारधारा बदल रही हो, बीजेपी की देखो अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है, लेकिन विचारधारा बदलने का, मैं बता रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, लेकिन आज जितना अफसोस मुझे होता है, आज के टाइम पे जितने भी पढ़े लिखे इंजीनियर कोई भी होगा वो कभी भी देश में परिवर्तन करने की सोच नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक मानेगी ही नहीं। एक IIT वाला जो शीला दीक्षित और कांग्रेस वालों को अगेंस्ट आके जिसने राजनीति शुरू की, और वो आज के टाइम पे कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर सकता है, ये सोच ही नहीं सकते। ये आप आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, जैसे कि इन्होंने बताया। तो एक सवाल बस मेरा इनसे इतना है कि 7वां समन भी उनको भेजा गया हमारे मुख्यमंत्री को, क्यों नहीं जा रहे हैं? वो जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जा रहे हैं? वो तो जैसी तो होता है ना, जिस तरीके से हमारी जो सराउंडिंग्स होती हैं वैसे हो जाते हैं। अब जब वो लालू प्रसाद यादव के साथ में हाथ पकड़ के खड़े होंगे, जो कि सबसे पहले घोषित अपराधी हैं, जेल काट के आ चुके हैं, जो कांग्रेस के साथ में सीट शेयरिंग कर रहे हैं, तो वो तो वैसा ही होता चला जाएगा। बहुत बढ़िया। मतलब विचारधारा इनके हिसाब से कभी भी बदल सकती है, कोई भी पार्टी में जा सकता है, कोई भी कभी भी किसी पार्टी में जा सकता है। और एक चीज और कहूंगा मैं, तो राहुल गांधी की बात चल रही है कि राहुल गांधी पे भी मुझे अफसोस होता है कि बेचारे की जवानी मोदी जी खा गए और बुढ़ापा योगी जी खा जाएंगे। राहुल गांधी के खिलाफ में बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ जी राहुल गांधी के खिलाफ सही तो बोल रहे हैं। सही क्या बोल रहे हैं? मतलब राहुल गांधी क्या अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी पप्पू है तो अच्छा काम कैसे करेंगे? देखिए, नामकरण नाम अच्छा काम कैसे करेंगे? उनके हिसाब से चील कौओं को रोजगार मिलना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर खाली ट्रॉली उठा के ह्यूमन की सिंपैथी गेन करते हैं, है ना? और दूसरा, चुम्मियां लेते हैं भरी सभा में अपनी बहन की। तो ये बताइए कि ये कैसे प्रधानमंत्री बनने के लायक है? कहते हैं कि सूरज यहाँ से उगता, हम वहाँ से उगा देंगे, हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। आलू से सोना के अपार सफलता के बाद स्टोव में कोयला। वाह राहुल जी वाह! ये 52 साल का युवक जितनी भी बची कुची कांग्रेस पार्टी उसको भी सर्वनाश करने में आलू से सोना बनाने वाली वीडियो ना ABP न्यूज पे रिसर्च कर लो, उस पे देख लो कौन बोला है। आ गए राहुल जी के समर्थक, आ गए समर्थन नहीं होता है। जो सही है सही सपोर्ट करो, गलत का विरोध करो। पप्पू का विरोध कर तो रहे हैं, पप्पू है। कैमरामैन जल्दी फोकस करिए साथ में। फोकस कर लो। ABP पे कितने रुपए मिले? आने के कितने रुपए मिले? 500 रुपए। अरे ये कहते हैं कि चाय वाले ने EVM हैक कर लिया। पप्पू तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, उसने कैसे नहीं कर पाया वो? इनके हिसाब से इनकी औकात सिर्फ ट्विटर पे इलेक्शन लड़ने की है, इंस्टाग्राम लड़ने पे है ना, फेसबुक पे लड़ने पे है। ग्राउंड वर्क पे औकात है नहीं। हम अपने बाप दादा से बहुत कुछ सीखते हैं। मैं तो यही बोलूंगी, पप्पू जाके सीख योगी और मोदी कैसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसके बाद आइए जरा। चलिए, बहुत खूब। यहाँ की जनता को समझने के बाद, यहाँ की जनता को जानने के बाद ये तय हो गया कि 2024 का जो नतीजा है वो साफ है, और यहाँ के जो नारे जैसे लग रहे हैं, ये तय हो गया है कि 2024 का क्या नतीजा होने वाला है। इस खबर पे और यहाँ के जनता पे और पूरे देश के खबरों पे नजर हमारी बनी हुई है। सामाजिक जागरण न्यूज देखते रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। मतलब न्यूज अभी मेन जो मीडिया है वो बायस्ड है। जैसे आप अभी हो, आप बातें ले रहे हो हमें, ये आपकी मर्जी, आप दिखाओ या ना दिखाओ। सीधा आप चौथे स्तंभ पर उंगली उठा रहे हैं कि मीडिया बायस्ड हो चुका है। सबको पता है। मैं
किसी ने उठाई राम पे उंगली, किसी ने बताई ज्ञानवापी अपनी, किसी ने कहा नफरत का बाजार, तो किसी ने कहा इंडिया नहीं भारत है दमदार। क्या ये तर्क मदद करेंगे 2024 में बनाने में सरकार? आइए आज दिल्ली की जनता से जानते हैं कि वो अपने प्रतिनिधित्व के रूप में किसको 2024 में देखना चाहते हैं। आप मतलब चाहते हैं कि मोदी ना आए, मोदी के अलावा कोई और आना चाहिए? विज्ञापन ना आए, अपनी भगवान बनाने की वो प्रवृत्ति ना आए कि मैं हूँ ना शाहरुख खान कोई नहीं है। अरे भैया संसद में बोलते हैं 302, 370, 270 फलाने 70, पता नहीं कितने 70। वो कहते हैं मैं हूँ ओनली वन, मेरी गारंटी। अरे भैया यहाँ परिवार के 4 मेंबर हैं, वो साला कोई सुनता ही नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तुम 140 करोड़ की गारंटी देते हो, कहाँ गारंटी? वो संसद में किसी को बोलने नहीं देते विपक्ष। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही दिखा रहे हैं पूरी? बिल्कुल। नाम बदलने से क्या देश बदल जाता है? क्या वो प्रदेश बदल जाता है? नहीं, मैं बदल जाऊंगा, मोदी जी बदल जाएंगे। अभी अंकल जी ने कहा कि राज्यों के नाम बदलने से देश नहीं बदल जाता, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रदेश का नाम अपने हिसाब से पहले से बदल दिया गया हो, उस जगह के वातावरण के हिसाब से, जनमानस के हिसाब से, तो जब सरकार बदलती है तो अपने हिसाब से वहाँ का फिर से नवीनीकरण होता है हर जगह का। प्रदेश का नाम जैसे पहले होता था, जैसे बुजुर्गों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, तो उसको करना कोई गलत बात नहीं है। सब तो मान लीजिए अगर इस बार मोदी सरकार नहीं आती, दूसरी सरकार आती है, ऐसे तो फिर वो भी अपने हिसाब से दोबारा बदल देंगे, तो ऐसे तो ये क्रियाक्रम चलता ही रहेगा बदलने का। आपको लगता है कोई आ रहा है? मतलब आपको लगता है और कोई नहीं आएगा? हमें तो कोई 50 साल तक कोई नहीं आ रहा है। 50 साल तक कोई नहीं आ रहा। मोदी जी के बाद किसको देखना चाहिए? मोदी जी के बाद 3 लोग हैं। कौन कौन? योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनके बाद जो होगा वो आएगा। योगी जी पर कुछ ज्यादा ही फोकस रहता है आजकल के युवा का, ऐसा क्यों? फायर ब्रांड नेता है हमारी पार्टी के। अच्छा, आपकी पार्टी के बीजेपी वाले हैं? देखिए, ये जो मतदाता होता है कहीं बाहर से नहीं आता है, सपा बसपा कांग्रेस इन्हीं का होता है। ये कभी सपा में होता है, कभी बसपा में होता है, आज ये पूरा सब भाजपा में है। तो किसी पार्टी का कोई वोट बैंक जो है अपने स्तर पे कम हो चुका है, जो है वो भाजपा में है। हम भी सपा कहते पुराने, कभी किसी पार्टी में रहे होंगे, तो आज भाजपा में। लेकिन जब तक वो दूसरे दलों में होते हैं तो बीजेपी कहती है कि ये दोषी हैं, इनके नाम पे FIR है, इनके नाम पे केस चल रहा है। जैसे ही भाजपा में आते हैं तो सब रद्द हो जाते हैं केस। अब वो तो अपनी मानसिकता है ना। आज हम बुरे हैं, हमको आपकी जरूरत, हम आपके पास आ गए, हमने नहीं कहा हमको मशीन में, हमने नहीं कहा हम आपको धुल देंगे, हम भी तो धुलना चाहते हैं, तभी तो उस पार्टी में गए। फिर वो केस कहाँ चले जाते हैं जैसे बीजेपी में आ जाता है कोई भी? अब केस को साबित करना पड़ेगा ना, जिसने भी किया होगा उसके ऊपर। दब जाता है अचानक से, पता नहीं चलता कहाँ गया केस। साम दाम धन भेद, ये 4 नीतियाँ होती हैं, चारों नीतियाँ वो अपना रहे हैं। समझा के ऐसे तो ना अकेले विकास हो जाएगा। आप भी बोलो दादा, आप बोलो। सबका साथ लेके विकास, सबको साथ में लेकर विकास करना। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि कभी रिश्तेदारों के घर जाकर, कभी पार्क में आकर हमारे नेताओं को छीनने। तो केजरीवाल जैसे किसने कहा है वो अपना प्रदेश संभालें दिल्ली का, उनको पूरा हिंदुस्तान घूमने क्या जरूरत है? अच्छा, जो काबिल होगा वही राज करेगा आज की डेट में। काबिल क्या होता है बताओ ना? वही राज करेगा देश। राहुल गांधी काबिल नहीं है? सोने के चम्मच से खाना खाते थे, पूरा हिंदुस्तान। मैंने नाम नहीं लिया। आप तो बताइए, किसी का नाम बताइए जो लायक, उसका नाम बताइए। अपना नाम लो, अपना नाम बताइए आप। राहुल गांधी मेहनत नहीं करते? मेहनत करना एक अलग बात है, सही दिशा में मेहनत करना वो अलग बात होती है। सड़कों में कोई लगता है ऐसा जो दिशा में मेहनत कर रहा? पे लगे हुए हैं। अब एक गठबंधन ही सारा एक होकर सारी मेहनत कर रहा है, बाकी कोई एक नेता तो उसमें दिखना जो मेहनत कर रहा हो। मैंने क्या ये कह रहे हैं गठबंधन मेहनत। अरे भैया, कांग्रेस 424 पार कर चुकी हुई है। अच्छा जी, 84 में 90। तो फिर आप बदल के दिखाना ना। मैं देखता हूँ 2024 में आप क्या बदल सकते हो? आप के मोदी जी क्या बदल सकते? कुछ नहीं बदलेगा, वही है जैसे भीख मांगने वाले भीख मांगेंगे। और फिर 80 करोड़ को अनाज क्यों फ्री दे रहे हो? है क्यों दे रहे हो? अब भीख मांगना अपराध है तो 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों फ्री बांट रहे हो? जब अनाज दे रहे हैं तो फिर भीख मांगना रुकनी चाहिए ना। तो भीख तो वो सरकार ही दे रही है ना, किसको नहीं दे रहा? क्यों दे रहे हैं फिर? आप कह रहे हो मतलब कि अनाज नहीं देना चाहिए। इतनी प्रगति इतना ये हुआ तो फिर क्या गरीबों को इतने कार्ड, BPL फलाना कार्ड, ये कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल कार्ड, अब तो साले गैस भी बुक नहीं होती। मतलब फ्री का लालच देके मोदी सरकार जनता को कब्जे में कर रहे हैं। मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा, केजरीवाल हो कोई भी हो,
ये का लालच देके मोदी सरकार कब्जे में कर रही है, आप कहाँ तक सहमत हैं? ऐसा कुछ है जिसकी ऐसी जरूरत दादा, जिसको परिवार क्यों बोल तो रहा हूँ, सुनो ना, आप सुनो ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ। यहाँ खड़े नहीं होने देगी, साले भगा देंगे यहाँ से। जिसके घर में 10 लोग होंगे, उनको राशन की जरूरत पड़ी, जो खेती नहीं करेगा उसको राशन तो लेना पड़ेगा ना, सरकारी देगी ना, कोई बाहर से तो आएगा नहीं, विदेश से नहीं आएगा राशन आपके लिए। फिर भी गरीबी इतनी क्यों बढ़ रही है? रास्ते पे हम लोग भी देखते हैं, राशन सरकार दे रही है, फिर भी इतनी लेवल पे गरीबी क्यों बढ़ रही है? अब जो काम करना चाहे, युवा बेरोजगार है, देखिए एक और मुद्दा आ गया। देखिए बेरोजगारी, मैं नहीं कहता बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है। हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी प्रदेश से यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। खाली बैठे रहने से रोजी रोटी ना मिले, हम कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जीरो शुरू करना पड़ेगा हमको भी। हम भी चाहे 50,000 हम भी चाहे तो हमको 50,000 नहीं मिलेगा। ये हायरिंग एकदम से फ्री चल रहा है आईटी सेक्टर में, और बिल्कुल ही कोई जॉब का ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है किसकी गलती है इसमें बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है अचानक? सरकार आपकी है, आप सरकार वाले हैं, कुछ तो जवाब दीजिए। नोएडा आपका यूपी में है, यहाँ पे कहाँ प्रदेश के लोग नौकरी करने आते हैं। मैं भी वहीं से हूँ, रहने वाला लखनऊ का हूँ, जॉब करता हूँ नोएडा में। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी में दिक्कत, मतलब रोजगार आपको पाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ रहा है ना, लखनऊ से यहाँ तक आए हैं। वो तो सबको करना पड़ेगा, जिसको कमाना। एक्सपीरियंस वालों के लिए तो है भी, फ्रेशर के लिए एकदम हायरिंग फ्री चल रहा है। एक्सपीरियंस की बात नहीं होती, मैं भी यहाँ पे आया, मैं भी जीरो शुरू किया हूँ, 3 साल मेरे को भी हो गए, मैं भी चाहता तो 50,000। आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है जो बेरोजगारी बढ़ रही है? रिसेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, यूएस में था, अब यूके और फ्रांस में चल रहा है, तो इसके लिए तो अब भारत सरकार को ही कुछ करना चाहिए। वो तो प्राइवेट के लिए, रिसेशन सब प्राइवेट के लिए, सरकारी जॉब है जो नौकरियां वो सरकार का काम है देना। सरकारी का भी बहुत बड़ा मुद्दा आया यूपी में, जो घोटाला, यूपी में घोटाला हुआ है, लीक हुआ है क्योंकि चुनाव है। इसके पहले कितने एग्जाम में पेपर लीक हुए, आरओ में हुआ है, वीडियो में हुआ है, एसआई में हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, केवल जाँच रोक दी जाती है। रिजल्ट डिवी करके 18 में वीडियो का पेपर हुआ था, 24 तक क्लियर नहीं हुआ है। जो युवा दिया 6 साल बैठा हुआ है रोजगार के लिए। टीचर की वैकेंसी 69 वैकेंसी 2016-17 में आई थी, 6 साल हो गया वैकेंसी नहीं आई है। लाखों वैकेंसियां खाली हैं, खुद विधानसभा में बोला गया लाखों वैकेंसी खाली हैं। बीएड बीटी करके लाखों युवा बैठा हुआ है, जॉब नहीं मिल रहा है। सरकार शिक्षा मित्र को 8,000 10,000 रुपए दे के पढ़वा रही है, परमानेंट जॉब नहीं दे रही है। लाखों युवा क्यों डिग्री ले रहे हैं? डिग्री लेकर 6-6 साल बैठे हुए हैं, किस लिए? जॉब नहीं मिल रही है। ये सरकार का काम है। ये कह रहे हैं सरकार खुद मुंह से कह रही है वैकेंसियां, लेकिन नौकरी नहीं दे रही है। शिक्षा मंत्री ने खुद बोला है कि हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली हैं, बीएड की, बीटीसी, जूनियर प्राइमरी दोनों, लेकिन वो दे नहीं रहे। बोल रहे हैं कि हम उनको शिक्षा मित्र से पढ़वाएंगे। तो फिर बीएड बीटीसी कॉलेज किस लिए खोल रखा है? कॉलेज में लाखों। आप कह रहे हैं कि बेरोजगार वो है जो खुद कुछ नहीं करना चाहता, अब करके बैठा है युवा तो भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या करा? मैंने भी यूपी पुलिस का फॉर्म भरा, मैं भी एसआई की भर्ती पे भर्ती हुआ। अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर में बैठे हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ। मैं भी बाहर निकले कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 5,000 10,000 अगर आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है तो आपको कहीं ना कहीं रोजगार करना पड़ेगा। 5,000 10,000 में जरूरतें पूरी हो जाए, पूरा होता है, लेकिन करोगे नहीं आप, घर में लोगे नहीं तो खुद तो कहीं ना कहीं अपने खर्चे निकालने पड़ेंगे ना हमको, आपको। वो तो करने की बात अलग हो गई। सरकार को थोड़ा बहुत साथ तो देना चाहिए ना। ये सरकार अपने हिसाब से अपना काम करेगी, सरकार को जो सही लगेगा। सरकार कितने साल में करेगी? इतने साल से वैकेंसी खाली है, नहीं दे रही है बिल। सन 2014 में अगर मैं बाहर हुआ, गवर्नमेंट सर्विसों से बाहर हुआ हूँ, तो अगर मैं बैठ गया था कि सरकार ही करेगी, मैं कुछ नहीं करूँ, तो आज मैं नौकरी नहीं कर रहा होता, कहीं को नहीं कर रहा होता। आप बीजेपी से हो? नहीं, मैं बीजेपी। आप यू आर फॉलोअर ऑफ द बीजेपी। हाँ ठीक है, इसमें कोई, मैं कांग्रेस में क्या हूँ, आप बीजेपी से हो, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज बताए, यहाँ पर जो है इंडिया की बात आती है ना, ये हमारे बीच में बात आती है। ये आपका नहीं है, अभी आपका इंडिया है, कल मेरा इंडिया आएगा, ये हमारा सबका है। बिल्कुल, जितना आपका जितना मेरा, किसी का ठेका नहीं है। यूनिवर्सिटीज खोलेंगे ना, 1 साल में सारा पैसा हम वापस लाएंगे यूनिवर्सिटी का, और बाहर के देशों के बच्चे यहाँ पर MBBS कर सकते हैं, MD कर सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। तो हम क्या करें, हम कजाकिस्तान चले जाते, 20 लाख 40 लाख दे के आते हैं वहां पर। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन सरकार के सामने कोई मुद्दा उठाएगा तभी तो सरकार सोचेगी इस मुद्दे। बिल्कुल, सरकार को सब कुछ पता है। अभी जो बायस्ड हमारा न्यूज, अभी मेन जो मीडिया है वो बायस्ड है। जैसे आप अभी हो, आप बातें ले रहे हो हमें, ये आपकी मर्जी, आप दिखाओ या ना दिखाओ। सीधा आप चौथे स्तंभ पर उंगली उठा रहे हैं कि मीडिया बायस्ड हो चुका है। सबको पता है, मैं नहीं उठा रहा हूँ, आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता क्या? सीधा उंगली उठाई जा रही है कि मीडिया बायस्ड हो गया बीजेपी के आने के बाद। आप भी तो मीडिया सही है ना। अगर हम आप हमारे ऊपर तो उंगली अगर हम लोग यही बोलेंगे कि सब मीडिया सब ऐसा है, तो
मैं भाई की बात कर रहा हूँ, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। किस मीडिया की? जो नेशनल मीडिया है हमारा, ये तो है सोशल मीडिया हमारा। ये बेचारे दिखा लेते हैं कभी, इनको अगर कभी बोला जाएगा आप ये डिलीट कर दो, ये कर देंगे, वो डिलीट नहीं होता है वहाँ का, वो चलता जाता है। इसीलिए वो कैटेगराइज होता है किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। हम राहुल गांधी को सुबह से लेकर शाम तक गाली देते हैं। मतलब क्या आप कह रहे हैं नेशनल मीडिया भी सरकार के कब्जे में है कहीं ना कहीं? बिल्कुल यार, डेफिनेटली, इसमें बताने की बात नहीं। और ये भी नहीं है, मैं डिनाई करूंगा मोदी जी ने काम अच्छे नहीं किए, उसने भी बहुत अच्छे काम किए। अभी अगर मेरी नज़र में अगर कोई चीफ प्राइम मिनिस्टर के काबिल है वो है मिस्टर नितिन गडकरी साहब। उसने क्या हाईवेज बना है, कितना काम करता है वो। ही इज अ वन हु लीड्स द कंट्री। तो अभी जिनका ये देश को नए चेहरे की जरूरत तो है नहीं, चेहरा वहरा कुछ नहीं है। देश को खाली इकोनॉमिक समझने की जरूरत है, कैसे इसको चलाना है। वो एक बंदे ने किया, दैट्स नितिन गडकरी। आज की डेट में जब हाईवे बनता है ना, जब रोड्स बनते हैं, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही बन जाता है। अगर आपका एक्सप्रेस वे कहीं बन जाता है तो दैट मीन्स आपकी डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम सिंगल लेन कहीं लगाएंगे ना गाँव में, तो वो भी वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आएंगे। हाईवेज की बात ही नहीं है। किसान दिल्ली में अड़े हुए हैं, वो भी गलत है। उनको देखना चाहिए, उनको मोदी जी को पहले प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए। अभी यहाँ पर मांग सुनी है आपने किसकी? किसानों की मांग सुनी? बिल्कुल पता है, सारा कुछ है, सब जायज है सारी? बिल्कुल जायज है। तो सरकार को मान लेनी चाहिए? बिल्कुल माननी चाहिए। और एंड ऑफ द रिजल्ट जब ये इलेक्शन आ जाएंगे वो भी बरी हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ, यहाँ पर क्यों चाहिए यार? हमें जो किसान ये बैठे हुए हैं, ये राम मंदिर से पहले क्यों नहीं आंदोलन पे उतरे? यार देखो, राम मंदिर, इसको पॉलिटिक्स में मत प्लीज इंक्लूड। नहीं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं ला रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ किसान का मुद्दा तो राम मंदिर से भी पुराना है ना, मंदिर से पहले आंदोलन पे क्यों नहीं उतरे? मैं बताऊंगा, पुराना नहीं है। जब था गवर्नमेंट ने इनको अनुशासन दिया था, ये हम आपको दे देंगे, हम आपका ये वापस कर देंगे सारा कुछ जो बिल्स है। अभी किसानों को लग रहा है नहीं हो रहा है तो तब जाके वापस राम मंदिर। इसका ये अगर हम पॉलिटिसाइज करेंगे ना तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एंगल आ जाता है। तो हम हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ही नहीं करना है, हमें देखना है। देखो, अगर मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं तो उसको बताओ उसने क्या अच्छे काम किए। अगर कहीं गलत हो रहा है तो हम ही है ना जो बता सकते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, सर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसे करो। चुनावों की तारीख की घोषणा हो चुकी है और जैसा अभी हम देख रहे हैं, सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। कुछ बचे हैं जो अभी जल्दी ही जारी कर देंगे। इसी बीच गाजियाबाद से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जो एक विशेष समुदाय है जिसका चुनाव में हमेशा एक अहम भूमिका रहती है। वो इस समय जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, उससे कुछ नाराज नजर आ रहा है। और अगर इतिहास देखा जाए तो वो समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है और हमेशा उसकी अहम भूमिका रहती है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेताओं को बनाने में। तो आज हम लोग भी गाजियाबाद के गरिमा गार्डन में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ हमारे युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे ऐसा क्या है कि एक विशेष समुदाय भाजपा से नाराज हो रहा है। सबसे पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम नवीन पुंडीर है और मैं जय राजपुताना फोर्स का एक मेंबर हूं। और ये हमारी जय राजपुताना फोर्स जिला गाजियाबाद में, इसमें लगभग 20,000 के लगभग सदस्य हैं, जो लगभग सभी आक्रोशित हैं और विरोध कर रहे हैं भाजपा की नीतियों का। ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिससे आपको ठेस पहुंची है, जो आपको लगता है कि हाँ ये गलत कदम उठाया गया है भाजपा की तरफ से? अगर देखा जाए तो अभी हम जैसे देख रहे हैं, जब से टिकट मिला है गाजियाबाद में, जब से टिकट दिया है भाजपा ने, तब से थोड़ा सा ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहा है क्षत्रिय समाज। तो इसके पीछे का क्या रीजन? देखिए, आप तो जानते हैं जो जिला गाजियाबाद की सीट है ये क्षत्रियों का गढ़ माना जाती है और यहाँ पे लगभग 6 लाख के आसपास क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग रहते हैं, जो परंपरागत रूप से भाजपा को अपनी एक माँ के समान मानते आए हैं। यहाँ पे लगभग 4 बार के लगातार सांसद डॉक्टर रमेश चंद तोमर भी रहे हैं। यहाँ पर सांसद हमारे माननीय राजनाथ सिंह भी रहे हैं और 2 बार लगातार हमारे जनरल वीके सिंह जी थे, जिनका टिकट इस बार काट दिया गया है। और जो राजपूत समाज है वो सबसे पहले, टिकट की बात नहीं है यहाँ पे, केवल टिकट से पहले से ही राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस संगठन का पुरजोर विरोध कर रहा है। उसके पीछे रीजन है हमारे महान महापुरुषों की जाति को बदलने पर। हमारे महान महापुरुषों की जाति का सबको सम्मान करने का तो अधिकार है, लेकिन उनकी जाति बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। भाजपा आरएसएस
हमारे महापुरुषों को दूसरी जातियों में बांट करके आपस में जातियों को लड़ाने का काम कर रही है, जो उसे रोक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें मैं ये भी समझता हूँ पूरा समाज ही लगभग, जो भी संगठन हैं बड़े बड़े, चाहे हमारी जय राजपूताना फोर्स हो, चाहे हमारी राजपूत सभा साहिबाबाद हो, चाहे अखंड राजपूताना संस्थान हो, चाहे महाराणा प्रताप समिति हो, चाहे जो हमारे बड़े संगठन हैं करनी सेना है और अखंड भारतीय क्षत्रिय सभा हो, जिन्होंने अभी एक लेटर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दिया है और उन्होंने बोला है कि हम आपको 48 घंटे का समय देते हैं कि या तो आप ये सीट जो राजपूत समाज से टिकट काट करके अन्य समाज को दी गई है वो राजपूत समाज को देने का काम करें। पहली मांग ये है हमारी। और उसमें भी ऐसा एक उम्मीदवार हो जो एक जमीनी हो और स्थानीय हो, पैराशूट ना हो। अन्य जिलों से लादा गया क्षत्रिय समाज का उम्मीदवार भी राजपूत सभा स्वीकार नहीं करेगी। तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को माननीय, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, माननीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे वो हमारे राजनाथ सिंह जी हो, इनको एक बार गाजियाबाद सीट पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ये समाज किसी की बपोती नहीं है, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। कोई आपका परंपरागत वोटर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर स्वाभिमान नहीं है। राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज हमेशा स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। राजपूत समाज को पैसा पद की कोई लालसा नहीं रही है, ये आप भी जानते हैं। हमारे पूर्वज आजादी से पहले लगभग इस धरती पे हमारे पूर्वजों का राज था, क्षत्रियों का राज था इस संपूर्ण धरती पर, जो कि आजादी के बाद हमारे पूर्वजों ने एक समझौता हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आए थे, उन्होंने 3 प्रस्ताव रखे थे कि या तो जो आपकी 565 रियासतें हैं वो भारत में सम्मिलित हो जाएं, एक डेमोक्रेसी में सम्मिलित हो जाएं, लोकतंत्र को माने, चुनाव की पद्धति में आए, राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र में आए, या फिर आप भारत में शामिल हो जाएं या फिर आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो हमारे रजवाड़ों ने अपना सब कुछ, राजकाज, अपना शासन, अपनी संपदा, अपने गढ़, अपनी जमीनें, अपने किले, अपने तलवारें, सब चीज भारत को दे दी, लोकतंत्र को दे दी। और उसके बाद में जब से लगातार हमारे समाज का शोषण होता आया, उसके जिम्मेदार हमारे क्षत्रिय समाज के जो भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो भी जिम्मेदार हैं। जितने भी क्षत्रिय नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी हैं, समाज उनसे बहुत आक्रोशित है। इतने सारे सांसद बैठे हैं सदन में, लेकिन जब जब ठाकुर समाज को गाली दी जाती है, किसी एक क्षत्रिय सांसद की एक चूं तक नहीं निकलती। तो इस पे हमें बड़ी लज्जा आती है और कहीं ना कहीं हमारा दिल ये मानता है कि इतने राजपूत क्षत्रिय सांसद और विधायक होने का क्या अर्थ है, जो समाज के हित की बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, हमारे पूर्वजों ने तलवारों से, तोपों से भिड़े हैं। आज तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अब तो हमें तलवारों की भी आवश्यकता नहीं है, जिसकी इजाजत कानून भी नहीं देता। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। हमारा राजपूत संगठन जरूर है, लेकिन हम हमेशा 36 कौमों का आदर करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारे संगठन को मजबूत बनाने का उद्देश्य होता है 36 कौमों की भलाई के लिए सोचना, कार्य करना, उनकी भी रक्षा करना, उनके भी मान सम्मान की हितों की रक्षा करना। हम किसी भी समाज के विरोधी नहीं हैं। हम ये जानते हैं जिन जातियों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो लड़ाइयां करवाई हैं वो उन जातियों की भी गलती नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं जो भाजपा के नेता हैं वही आरएसएस के जो संगठन के लोग हैं वही लड़ाने का काम करके राजपूत समाज को और अन्य समाजों से लड़ाई करवा रहे हैं। ये अन्य समाज को भी समझना चाहिए। तो अब तो लोकतंत्र है, हमें तलवार की आवश्यकता नहीं है। अब तो यहाँ पे जो लड़ाई होगी वो वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन की लड़ाई है। हम तो बटन दबा करके सरकार से जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसका बदला लेने का काम करेंगे। हमारे जितने भी जय राजपूताना फोर्स के जितने भी सदस्य हैं जिलों के, भारतीय जनता पार्टी यदि ये सोचती हो कि जितने भी संगठन जिले के हैं वो सब अलग अलग हैं, वो सब एक हैं और उनमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बन चुका है। चाहे वो हमारी राजपूत सभा साहिबाबाद हो जो काफी पुरानी है, चाहे वो अखंड राजपूताना संस्थान हो, चाहे वो महाराणा प्रताप समिति हो, चाहे वो अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा हो जिन्होंने लेटर दिया है, हम सबका कोऑर्डिनेशन एक है। हमारे संगठनों के नाम अलग अलग हैं लेकिन हम सब एक हैं। और मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से
अगर मुझे भाजपा के कोई शीर्ष नेता सुन रहा हो तो मैं उनको एक अपना मैसेज देना चाहता हूं कि या तो गाजियाबाद का टिकट बदल करके 48 घंटे का अल्टीमेटम है, या तो टिकट बदल के क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को देने का काम करे, अन्यथा हम राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, जो भी दल, जो भी पार्टी हमारे समाज को टिकट देगी, मान सम्मान देगी, हम उसके साथ तन मन धन से लगेंगे। हम भूल जाएंगे फिर भारतीय जनता पार्टी या ये कौन सी पार्टी है। हम किसी पार्टी के विरोधी या समर्थक नहीं है, हम समाज के साथ हैं। जहां हमारा समाज कहेगा, अभी 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद हमारी राजपूत समाज की महापंचायत भी आयोजित होगी, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा हम उसके साथ हैं। लेकिन हमारा संगठन राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को एक चेतावनी देना चाहता है कि हमें अपना बंधुआ मजदूर या परंपरागत वोटर समझने की भूल ना करें। अगर हमारे को टिकट कांग्रेस गठबंधन से मिलता है राजपूत समाज को, तो हमारा समाज उसका साथ देगा। यदि बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी से टिकट देती हैं तो राजपूत समाज तन मन धन से उनके साथ लगेगा। यदि हमारे शेर सिंह राणा जी की राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी टिकट देती है, यदि वो दो पार्टियां टिकट नहीं देती हैं, यदि राजपा से आता है तो हम राजपा का भी समर्थन करेंगे, लेकिन हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, जो क्षत्रिय समाज को अगर हम देखें तो बहुत सी जगह कहा जा रहा है, हर जगह क्षत्रिय समाज को दबाया जा रहा है, और अभी जैसे मामला भी सामने आ रहा है, जनरल बीके सिंह एक क्षत्रिय हैं, उसी कौम से बिलोंग करते हैं वो, तो उनका भी टिकट भी काट दिया गया है गाजियाबाद में। तो आपका उसके ऊपर क्या कहना है कि क्यों ऐसा हो रहा है? ये सब राजनीति जो है क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने की है, इसीलिए उनका टिकट नहीं दिया गया है। उनको टिकट इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि अगर यहाँ पे दोबारा से उनको टिकट दिया जाता तो लोगों को पता चलता कि ये क्षत्रिय पहले से ही है यहाँ पे और भी जागृत हो रहा है, तो इसीलिए उन लोगों ने क्षत्रिय समाज के लिए टिकट अभी नहीं दिया है। कि आपने जब क्षत्रिय समाज की बात उठाई, क्षत्रिय समाज से बहुत से लोग हैं, कई मुख्यमंत्री दिए हैं, कई नेता दिए हैं क्षत्रिय समाज ने, तो वो जब कभी क्षत्रिय समाज के ऊपर बात आती है तो वो कभी सामने क्यों नहीं आते हैं इस चीज को लेकर? सामने देखिए, सब एक विचारधारा होती है क्षत्रिय की, एक सिंपल सी एक विचारधारा है कि हम 36 कौम को लेकर आगे चलते हैं और हम कभी भी अपने ही सिर्फ जो जाति है हम उसका खुल के जो है समर्थन नहीं करते। तो ये हमारे राजपूतों में जो भी हमारे जो नेता रहे हैं या विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं या बड़े बड़े ऊंचे पदों पे रहे हैं, उनका यही मानना रहा है कि अगर हम अपने ही सिर्फ धर्म के लिए अगर हम काम करेंगे या हम सिर्फ क्षत्रिय के लिए काम करेंगे तो लोग उन्हें ये कहेंगे कि ये सिर्फ देवभात कर रहा है, मतलब सिर्फ अपने ही समाज को देख रहा है। तो वो हमारे पूर्वजों की जो परंपरा रही है कि हमने सबके लिए भला करा, अपने लिए कभी नहीं सोचा, तो उस चीज़ में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इसीलिए हम लोग या क्षत्रिय समाज वाला जो नेता बनता है या जो भी कोई होता है उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे अपने समाज को बिल्कुल ही नकार दे। तो ये चीज़ भी सोचनी चाहिए, जो भी हमारा क्षत्रिय नेता बनता है या किसी ऊंचे पद पे जाता है तो ये मतलब नहीं है कि कभी भी क्षत्रिय समाज के बारे में वो ना सोचे। सबके बारे में सोचना जरूरी है, मगर अपने क्षत्रिय समाज को भी आगे ले। जैसे अभी बात क्षत्रिय समाज की चल रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को दबाना चाहती है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी एक इसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय समाज से, और एक न्यूज़ चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा भी था कि मुझे गर्व है अपनी जाति पर। तो आपको क्या लगता है, जब इतने बड़े नेता मतलब मुख्यमंत्री होने के बाद वो खुले मंच से इस चीज को कह सकते हैं, फिर भी ये पार्टी उसी समुदाय को दबाना चाहती है, तो क्या आपको लगता है या तो योगी जी समर्थन नहीं कर रहे हैं क्या अपने समाज का? देखिए माननीय जी, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। आपने एक बोला बाहुबली, आप ये देखें वो एक सन्यासी हैं, वो बाहुबली नहीं है जो वो लगातार आते जा रहे हो इसमें। कई मुख्यमंत्री बने, बीजेपी तो अभी आई है। और बाकी रही बात अपने समुदाय के समर्थन करने की और अपने कुल के नाम की आगे बढ़ाने की, तो देखिए वो चीज़ एक बीजेपी के संगठित माध्यम से होती है जो उसके ऊपर देख रहे हैं। बाकी वो एक अपनी जो उनको जिम्मेदारी मिली है वो सर्व समाज की मिली है, वो उसको निभा रहे हैं। बाकी वो एक सन्यासी हैं, उन्होंने अपना घर बार सारी चीज़ छोड़ रखी है, तो ये चीज़ सर्वव्यापी है, दुनिया देख रही है, भारत देख रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। तो उनको जो समर्थन है पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में सर्व समाज का है,
चाहे वो किसी भी जाति से है, और इवन मुस्लिम क्यों ना हो, उनको वो भी वोट देता है सिर्फ उन्हीं के काम से। तो यहाँ कुल मिलाकर जो नतीजा ये निकल के आ रहा है कि सिर्फ भाजपा ही इसमें मायने नहीं रखती है, चाहे पार्टी कोई भी हो। यदि प्रत्याशी क्षत्रिय समाज से होता है तो पूरा क्षत्रिय समाज उनके साथ खड़ा है, ये कहना है आप लोगों का। तो मान लीजिए अगर टिकट नहीं बदला जाता है और आरजेपी का भी यहाँ पे नहीं कुछ हो पाता, तो आगे क्षत्रिय समाज का क्या कदम होगा? देखिए, पहला स्टेप तो अभी हम मान के चल रहे हैं, 48 घंटे का अल्टीमेटम है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार विमर्श करे, पुनर्विचार करे और स्थानीय किसी क्षत्रिय उम्मीदवार को टिकट दे। दूसरा, यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हमारी राजपूत महापंचायत 2 दिन के बाद होगी जिला गाजियाबाद में, जो कि एक बड़े लेवल पे होगी, जिसमें हजारों या लाखों की संख्या में लोग आ सकते हैं। तो वहाँ पे वो निर्णय लेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है, हमारा जो जय राजपूताना फोर्स संगठन है, हमारा ये मानना, हमारी ये सोच है कि यदि भाजपा टिकट पर पुनर्विचार नहीं करती, नहीं बदलती, तो जो भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस गठबंधन हो, चाहे वो बहन मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो शेर सिंह राणा जी की राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हो, जो भी पार्टी हमारे राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को सम्मान देने का काम करेगी, सम्मान का यहाँ पे तात्पर्य है टिकट देने से, जो भी टिकट देगी उस पार्टी का पुरजोर समर्थन किया जाएगा, तन मन धन से समर्थन किया जाएगा, डंके की चोट पर समर्थन किया जाएगा और उस प्रत्याशी को जिताने का काम। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपसे, मैं ये मीडिया के माध्यम से आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर गाजियाबाद लोकसभा के अंदर लगभग 6 लाख वोट क्षत्रिय समाज की हैं और क्षत्रिय समाज जब मैदान में निकलता है तो उनका साथ 36 कौमें देती हैं। बाड़मेर जैसलमेर में आप देख सकते हैं, उदाहरण है रविंदर सिंह भाटी का। तो हमारा जो समाज है वो 36 कौम को लेके चलता है, उसका किसी भी जाति से या धर्म से, अन्य धर्म में भी हमारे लोग हैं, वो भी हमारे साथ मिलजुल करके रहते हैं। तो जैसे अभी आपने उदाहरण दिया रविंदर सिंह भाटी का, तो क्षत्रिय समाज फिर क्यों किसी पार्टी का इंतजार कर रहा है, निर्दलीय क्यों नहीं उतरता है मैदान में? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी, जो इसकी नींव है, उसमें हमारे क्षत्रिय समाज के नेताओं का बड़ा योगदान है। चाहे वो हमारे आदरणीय डॉक्टर भैरव सिंह शेखावत हो, चाहे वो जसवंत सिंह हो या वर्तमान कल्याण सिंह हो, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और वर्तमान में राजनाथ सिंह का भी बड़ा योगदान है। लेकिन ये भी एक काली सच्चाई है, बड़े कद्दावर नेता ने भी कभी राजपूत समाज के स्वाभिमान की, मान सम्मान की कभी परवाह नहीं करी। उन्होंने पार्टी को ही सर्वप्रथम माना। मतलब कुल मिला के सब कहना ये चाहते हैं, क्षत्रिय समाज राजनीति में भी है और भाजपा के अंदर भी है, लेकिन जो भाजपा के अंदर बड़े बड़े नेता क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हैं, वो कभी भी अपने आप को क्षत्रिय के रूप में कहीं भी नहीं दर्शाते, सिर्फ एक पार्टी का सदस्य दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबका मानना यही है कि क्षत्रिय समाज को भाजपा से अलग उठकर भी अपनी पहचान बनाने के लिए चुनाव में उतरना पड़ेगा। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर सुना, हमने युवाओं से यहाँ पे बातचीत करी। युवा एक ऐसी अहम भूमिका निभाता है चुनाव में कि युवा चाहे तो पूरे चुनाव को पलट सकता है। और यहाँ पर सभी का कहना यही है कि क्षत्रिय समाज एकजुट है। अगर सरकार सोचती हो कि अलग अलग है तो ऐसा कोई भी नहीं है। ये इनका कहना यह है कि कहीं भी हमारे स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वो हमारे महापुरुषों की जाति बदलने का हो या हमारे समाज के नेताओं का टिकट काटने का हो। अभी सबका कहना यही है कुल मिलाकर के, पार्टी कोई भी हो, कोई भी दल हो, लेकिन अगर हमारे क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी को टिकट देता है तो हमारा पूर्ण समर्थन वहां जाएगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी निकल के ये आ रही है, 48 घंटे का बीजेपी को अल्टीमेटम दिया गया है कि या तो फैसला बदलें, नहीं तो चुनाव में अपनी हार को मंजूर करने के लिए तैयार रहें। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज।
नमस्कार, आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद में, जहां पर स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल शालीमार गार्डन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसका कि थीम है अभिव्यक्ति। तो आइए चलिए जानते हैं कि क्या है आज के इस थीम के बारे में। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में जो स्कूल है उसने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। अलग अलग संस्कृतियों को दिखाया जा रहा है, जैसे कि राजस्थानी डांस, कश्मीरी डांस, लावनी, भंगड़ा, गरबा, चाहे गुजराती, मराठी, सिंधी, हर चीज़ को यहाँ पर ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। इतना ही नहीं, चलिए अब चलते हैं और जानते हैं बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, मैनेजमेंट से, टीचर से आज के इस थीम के बारे में। ही नहीं, आज के इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हैं वो है गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा। चलिए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनसे उनके अनुभव के बारे में। बच्चे आज यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, आइए चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिया। कितनी एक्साइटेड है आज के प्रोग्राम को लेकर के? आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो हमारा थीम है आज के एनुअल फंक्शन का वो है अभिव्यक्ति। इसका मतलब कि एक्सप्रेस करना, और आज का जो हम अपने एनुअल फंक्शन में एक्सप्रेस कर रहे हैं वो मतलब 2-3 चीज़ों का एक्सप्रेस है, चाइल्ड लेबर, गर्ल्स की प्रोटेक्शन के लिए, और हमने महाभारत का थीम भी एक्सप्रेस किया है। और आपका क्या नाम है? मुस्कान। तो कितने टाइम से आप मेहनत कर रही हैं? तो आज फाइनली नर्वस हैं या एक्साइटेड हैं? ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा नर्वस हूँ कि कैसा जाएगा। काफ़ी टाइम से मेहनत तो करी है बट नर्वसनेस ज़्यादा है ज़्यादा देन एक्साइटमेंट। और हमारा जो मेन है, हम लोगों ने द्रौपदी सीन लिया हुआ है जो कि महाभारत का मेन थीम है। उसमें जो है हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट का दिखा रहे हैं कि वुमेन को एम्पावर करना चाहिए, और जो उनके साथ जो हुआ था वो आगे फ्यूचर में किसी और गर्ल के साथ ना हो, तो एजुकेट करना चाह रहे हैं लोगों को। और अपनी पूरी थीम में अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम उनके थ्रू हमें कितना बुरा लगा था उनको लेकर। आपका क्या नाम है? रोहित सिंह। जैसा कि हमने देखा कि आपकी आज की थीम है विमेन एम्पावरमेंट, तो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन देखिए आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है ये कितनी ज़रूरी है, मतलब इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना? जी, जैसे आज का हमारा है, आज हम कर रहे हैं महाभारत, हम इसमें दिखा रहे हैं अपना वुमेन एम्पावरमेंट। तो हम बताना चाहते हैं कि भैया नारी शक्ति क्या है। अगर एक भी नारी के ऊपर आवाज़ उठती है तो फिर हम सब खड़े होते हैं। तो जी हमारा यही है कि मतलब हम जितने भी हम नारी शक्ति ऊपर करें, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा उठाए। आपका क्या नाम है? कौशिक। आपसे अगर मैं पूछूं कि आज के पूरे प्रोग्राम को लेकर एक पर्सपेक्टिव आपका क्या बनता है, लाइक आज का हमारा जो टाइटल है वो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्यों रखा गया है और इससे आप क्या समझते हैं? अभिव्यक्ति का मतलब है किसी इमोशन को एक्सप्रेस करना। अब हमने अलग अलग एलिमेंट्स चूज़ किए अपने प्रोग्राम के लिए ताकि हम अलग अलग चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके। अब जैसे हमारा थीम है महाभारत, तो हम इसमें दिखा रहे हैं कि कैसे चीर हरण हुआ था, कैसे द्रौपदी जी को कौरवों ने इतना ह्यूमिलेट किया था। उस चीज़ को दिखा के हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमें कैसे नारी शक्ति को एकाग्र करना है और कैसे उनको बचाना है, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं कि वुमेन्स को काफ़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। बीइंग अ स्टूडेंट कितना मुश्किल हुआ, क्या क्या तो मुश्किलें फेस करनी पड़ी आपको? लाइक एग्जाम्स भी होते हैं, साथ में अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, उसके साथ में परफॉर्मेंस को लेकर के चलना, क्या प्रॉब्लम्स आई? प्रॉब्लम्स ये है कि अब स्कूल टाइम में हम लोगों ने आधा टाइम डांस को दिया, 2 महीने प्रैक्टिस करी और अलग अलग चीज़ें सबने कुछ कुछ सेक्रीफाइस किया, टाइम को लेके, पढ़ाई को लेके, प्लस मैंने अपनी बीएड भी सेक्रीफाइस कर दी। तो मेरा नाम सुमन भट्ट है। मैम, जैसा कि आज एक तरह से इन बच्चों का फंक्शन नहीं, जैसे कि एक टेस्ट होने जा रहा है, इतने टाइम की मेहनत को फाइनली आज सफलता मिलने जा रही है, तो उसके लिए जब एक बच्चे का टेस्ट होता है तो हम मानते हैं कि ये गुरुओं का भी इम्तिहान है। आपकी क्या फीलिंग है? मैं ये समझती हूँ कि एक टीचर भी अपने बच्चों के साथ एक पेरेंट की तरह काम करता है। जैसे पेरेंट हमेशा एक नर्वस भी होते हैं और वो एक्साइटेड भी होते हैं अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को देखने के लिए, और वैसा ही एक्सप्रेशन मेरे लिए भी है। मैं भी एक नर्वस भी हूँ कि मेरे बच्चे अच्छा करने चाहिए, और ये एक्साइटमेंट भी है, और ये मुझे पूरा श्योर है कि मेरे बच्चे कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले 2 महीनों से लगातार कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को भी बिल्कुल निभाया है। कंटिन्यूसली स्कूल आए हैं, क्योंकि ये सीनियर क्लासेस हैं तो इनके एग्ज़ाम्स के लिए भी वो हैं, तो वो इसीलिए वो बच्चे हैं, वो उनके पेरेंट्स इवन की उन्होंने भी कितना कोऑपरेट हमारे साथ किया अपने बच्चों को लगातार स्कूल भेजते हुए। इससे हमें ये लगता है कि पेरेंट भी चाहता है कि उनके बच्चों में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, पढ़ाई के साथ साथ वो बाकी चीज़ों के। और ये जो थीम इन्होंने इस बार ली है हमारे स्कूल ने, अभिव्यक्ति में हमने बहुत सारे स्टेजेस को कवर किया है, जहाँ पे हमने अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जो बच्चे, अगर कोई बंगाल का है तो उसे कश्मीर का पता नहीं है, कोई पंजाब का है उसे बाकी देशों का, बाकी स्टेट्स का पता नहीं है, तो वो चीज़ें हमने इन बच्चों को इन
डांसेस में दिखाया है और उनके कल्चर को दिखाया है, ताकि एक बच्चे को स्टेट में तो मोस्टली नहीं पेरेंट्स जाते हर स्टेट में, लेकिन हमारे इस ड्रामा से, हमारे इस स्टेज पे परफॉर्मेंस से जो अलग अलग स्टेट्स की जो वहाँ का जो नेचर है और वहाँ का जो बेसिक जो वहाँ की बाकी जो कल्चर है वो ये सीख जाते हैं, क्योंकि हम हर जगह नहीं पहुँच पाते। तो हमारे स्कूल ने अभिव्यक्ति के साथ साथ हर स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ बच्चों को समझाया है, और तभी हमने, और महाभारत जो हमारा है और बांग्ला जो हमारा है तो वो पंजाब को दिखाता है, और महाभारत का ये स्टेज है कि जहाँ पे वुमेन के लिए जो हमें सशक्त होना चाहिए वो ये दिखा रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों के लिए महाभारत टीवी में देखी है, मोस्टली ये रेयरली इन्होंने किताबें पढ़ी होंगी, तो लेकिन हमारा स्कूल की तरफ से ये इस तरीके का जो पोर्ट्रेट किया है इन्होंने इन बच्चों ने खुद ही उस चीज़ को चुना। उन्होंने कहा कि मैम हम इस पार्ट को चुनेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और हम इससे अवेयरनेस कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ है स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर नेत्री जगदीश यादव। सर, सबसे पहले तो आपको पूरा प्रोग्राम, पूरा इवेंट कैसा लगा? जो बच्चों ने इतनी सारी मेहनत की। इवेंट बहुत अच्छा था, जो मेहनत थी वो रंग लाई है, क्योंकि ऑडियंस का सपोर्ट, सारे जो भी आसपास लोग थे उनको इतना मजा आ रहा था। मैं पूरे टाइम ऑडियंस में घूम रहा था ये गैदर करने के लिए कि फीडबैक कैसा है, तो फीडबैक वाज रियली नाइस। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, कोऑर्डिनेशन और सबके कॉस्ट्यूम, सबकी अपीयरेंस, मेकअप वेकअप सब एकदम वो ऑसम था। एंड आई थिंक ये ऐसे इवेंट्स और होना चाहिए, बिकॉज बच्चों में कंपेनियनशिप आती है, एक स्पोर्ट्समैनशिप और थोड़ा कोऑर्डिनेशन होता है बच्चों में, ताकि एक दूसरे से वो घुल मिल सकें और एक दूसरे को समझ पाए। प्रोग्राम में हमने देखा कि ये सोशल इशू को भी हाईलाइट किया गया, जो कि आज का मेन मुद्दा था वुमेन एम्पावरमेंट। कितना जरूरी है उसके प्रति अवेयरनेस लाना? वुमेन एम्पावरमेंट हमारे रिमोट एरियाज में इंडिया में काफ़ी कम है, क्योंकि वो इतना जानते नहीं है कि आजकल फीमेल्स और वुमेन कहाँ कहाँ पहुँच चुकी हैं। एंड आज के टाइम पे मेरे को नहीं लगता कोई डिफरेंस है, शायद एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है जो शायद हमेशा रहेगा, लेकिन इन द फील्ड ऑफ वर्क, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स कहीं भी कोई डिफरेंसेस नहीं रह गए। आई थिंक दैट वुमेन ज़्यादा एक्सेल करते हैं बिकॉज दे आर सीरियस टू देयर वर्क एंड टू वर्क इज। एक लास्ट मैसेज अगर आप आज की जनरेशन को देना चाहें कि एजुकेशन से रिलेटेड कितना ज़्यादा हमको एजुकेशन के प्रति सीरियस रहना चाहिए, और जो कि आजकल के बच्चे नहीं दिखा रहे ड्यू टू मोबाइल एंड अदर डिस्ट्रैक्शंस। आई थिंक डिस्ट्रैक्शन इतनी है कि लोगों को लगता है कि हर चीज़ एजुकेशन है, लेकिन दैट इज रॉन्ग। आई थिंक जो बुकिश एजुकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज वो सारे एक्सेल्ड ऑथर्स ने लिखे हैं, सब कुछ रिसर्च करके लिखा है, और जो आप फोन पे पढ़ते हो वो कोई फैक्ट चेक नहीं होता, वो जो आपके सामने आया आप उसको सच मान लेते हो। सो आई थिंक यू शुड रीड मोर बुक्स, यू शुड गो अराउंड द वर्ल्ड, यू शुड रिसर्च मोर, एंड आई थिंक फोनों से हट के बुक्स में घुसना चाहिए बिकॉज उसमें ही थोड़ा थरली और ढंग से समझाएगी। तो अभी हमारे साथ है डायरेक्टर मैम सुनीता जगदीश यादव मैम। मैम, वेलकम टू द चैनल। पहला क्वेश्चन ये रहेगा मेरा आपसे, आज आपको कैसा लगा प्रोग्राम? मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, मेरे आसपास जो लोग बैठे हैं, पेरेंट्स हैं, उनके सबके एक्सप्रेशन, उनकी तालियों ने सब बयान कर दिया, तो मेरे ख्याल से सारा ही प्रोग्राम बहुत पसंद था। और सभी का ये कहना है कि हाँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महाभारत सभी अच्छे थे। मेरे लिए तो सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे थे। ये चाइल्ड लेबर वाला बहुत दिल कुछ हुआ, हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबको इमोशनल कर दिया, देख लीजिए आसपास जो लोग बैठे थे वो इमोशनल हो गए, तो मेरे लिए तो ये गिफ्ट है। आज के टाइम में मैम अगर बात करें, आज का हमारा टाइटल था अभिव्यक्ति, अपने भारत से एक्सप्रेस, तो ये रखा गया आज के प्रोग्राम का टाइटल अभिव्यक्ति। क्या दर्शाता है? अभिव्यक्ति हमने हर किसी सभी के लिए, देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक अलग ही जो प्यार है उसको दर्शाने की कोशिश करें। आपसे ये नजर आ रहा है कि आज के प्रोग्राम में आकर के आपको बच्चों से मिलते हैं, प्रोग्राम देख के आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगा, और खासकर उन बच्चों से जो मेरे प्रमुख स्टूडेंट थे, जो मेरे से पढ़कर जा चुके थे, उनसे मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगा। और प्रोग्राम वॉज वेरी गुड, नो डाउट, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। और जैसे अभी सुभाष जी ने कहा, छोटे बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें खुशी मिलती है, वो क्या कर रहे हैं ये नहीं होता, तो एटलीस्ट दे केम ऑन द स्टेज। तो पहले टाइम था वो सिर्फ स्टडी का था,
आज से जब हमारा टाइम था सब रेफर ही पढ़ते थे। तो आज तक ऑल राउंड आप लोग को जॉब देखिए, अभी आप भी जॉब पर बैठे हुए, ये तो न्यू जॉब है, पहले तो नहीं होती थी ये जॉब। तो आज इतने फील्ड इतने हमारे स्टेप्स फुल कर चुके हैं कि हमें बहुत तरह की जॉब मिलती हैं, इसलिए बच्चे को ऑलराउंडर वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, कोई एक चेंज कि आपने नोटिस किया हो या फिर कोई ऐसा कोई बदलाव जो आप चाहती हैं जो आज के सिस्टम में नहीं है? नहीं, जो बहुत ज़्यादा है दैट इज बुक्स। इतनी भारी भारी बुक्स है बच्चों की, 3rd क्लास के बच्चे 3 पेजेस के उनको स्टेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, देश की करेंसी का मालूम नहीं है, जनरल नॉलेज में पूरे वर्ल्ड की करेंसी के बारे में उनको पढ़ाया जाता है। मेरे को तो ये समझ नहीं आती है कि वो चीज़ें उनके लिए किस लिए है, दे डोंट रिमेम्बर। और मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, मुझे लगता है आप भी मेरे को जो आप पढ़ के आए हो उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इवन जो आस्क मी आई विल नॉट बी एबल टू आंसर। तो जो इतनी बड़ी बड़ी मोटी किताबें लगी हुई हैं, आई थिंक वो कम होना चाहिए और बच्चों को स्ट्रेस कम होना चाहिए, उनको थोड़ा लाइटली थोड़ा एंजॉय करते हुए पढ़ें। करते हैं चर्चा जैन मैम से। मैम सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लास्ट टाइम मैंने देखा ली बॉडी ऑर्गेनाइज, बट दिस टाइम बॉडी व्यू आपने देखा है तो कैसा लगा आपको प्रोग्राम? पिछली बार ऑर्गेनाइज करने से इस बार देखने में क्या डिफरेंसेस थे? डिफरेंसेस ये होते हैं कि जब आप किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हो तो उसको आपको सच में खुद मैनेज करना होता है, और जब आप व्यूअर होते हो तो आप प्रोग्राम के सामने से देखते हो उसका आउटकम कैसे निकल के आया। नो डाउट एज ऑर्गेनाइजर मुझे पता है कि किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में कितने टास्क कंप्लीट करने होते हैं, और स्कूल ने जो टीचर्स ने, मैनेजमेंट ने, बच्चों ने जो भी टास्क कंप्लीट किए उसके बाद भी आउटकम निकल के आया है कि ये प्रोग्राम की सक्सेसफुल बना है। नो डाउट सारे ही प्रोग्राम स्टार्टिंग से लेकर मैं बात करूँ अगर सरस्वती वंदना से लेकर महाभारत तक का जो सफर रहा वो ऑसम है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पूरे जो आपने का एक सफर इतनी जल्दी में एक पॉइंट आपसे ऐसा कमेंट जो कि स्पेशल आप निकालना चाहें जो दिल को टच कर गया हो, तो जो आप साथ लेकर जाना चाहेंगे और क्या? मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट था एक, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर चाइल्ड लेबर, तो सोशल है, सोशल पॉइंट्स थे जो हमने वहाँ पे रेज किए, और वो इसलिए था कि हमारे आसपास की अगर कोई चीज़ें हो तो हमें वो रोकनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा मुझे एक मोमेंट बहुत अच्छा लगा जो हमारे चेयरपर्सन मैम को डेडिकेट किया था, वो सॉन्ग क्लासिकल एक सॉन्ग था, उसके जो वर्ड्स थे वो रियली मैम के ऊपर थे, मतलब वो पूरे डेडिकेशन जो उसका था वो पूरा मैम को डेडिकेट था कि किस तरह से मैम ने उस पूरे स्कूल को, मैम ने अपने दोनों स्कूल को जैसे संभाला है और हमेशा अपनी गाइडेंस की है, तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वो एक नया कॉन्सेप्ट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी नो डाउट जो हमने सोशल जो भी सोशल प्रॉब्लम्स थी उसको रेज किया, और हमने स्टेज वाइज डांसेस परफॉर्मेंस किया, महाभारत का था, हर एक में एक डिफरेंट अभिव्यक्ति है, वो भी पैटर्न ऑफ अभिव्यक्ति है जो बच्चों ने अपने चेयरपर्सन मैम के लिए दी है, तो वो अभिव्यक्ति का एक नया रंग था, मुझे बहुत अच्छा। तो जैसा कि आपने देखा ये था अभिव्यक्ति कार्यक्रम जो कि स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल शालीमार गार्डन ने आयोजित किया था, जहाँ हम पेरेंट्स से, टीचर से, स्टूडेंट से और मैनेजमेंट से बात की, जाना उनसे उनके अनुभव के बारे में और आज उन्होंने क्या सीखा इस प्रोग्राम के बारे में। नहीं नहीं ऐसे ही तमाम अनुभवों के लिए बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ ईशा झा, कैमरा पर्सन अभिनव के साथ।